तुम सब इस जलती धूप में सूखी डालियों पर बैठकर कोयला बन रहे हो। जरा इधर देखो, मुझे जंगल के कोने में ये विशाल कद्दू मिला है, जिसके अंदर मैं अपना आलीशान और वाटरप्रूफ कद्दू का वीआईपी बंगला बनाऊंगा। कालू भाई, मुसीबत के समय इस तरह घमंड नहीं करते। कुदरत का मिजाज बदलते देर नहीं लगती। हमें एक दूसरे का मजाक उड़ाने के बजाय मिलकर इस सूखी गर्मी से बचने का रास्ता खोजना चाहिए। अरे जा जा, आई बड़ी ज्ञान बांटने वाली रानो चिड़िया। जब तुम सब गर्मी में उबल रहे होगे, तब मैं अपने कद्दू के बंगले में आराम से सो रहा होऊंगा। सुंदरवन में चारों तरफ भयंकर गर्मी का प्रकोप था, जहाँ सभी पक्षी बूंद बूंद पानी को तरस रहे थे। लेकिन स्वार्थी कालू कौवा कुदरत की चेतावनी से बेखबर अपने नए कद्दू के घर के घमंड में चूर था। अरे ओ चिंटू तोते, जरा आंखें खोलकर मेरा आलीशान महल देखो। यहाँ न धूप का असर है, न गर्मी की टेंशन। तुम लोग सूखी डालियों पर बैठो, और हाँ, आज से कोई भी मेरे इस घर के पास दाना ढूंढने नहीं आएगा। कालू, तुम बहुत बड़े मतलबी पड़ोसी हो। याद रखना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब तुम पर कोई बड़ी आफत आएगी ना, तब तुम्हें हमारे जैसे सच्चे दोस्तों की ही याद आएगी। जब आफत आएगी तब देखी जाएगी। अभी तो तुम लोग यहाँ से निकलो और मुझे आराम करने दो। कालू ने अपनी मेहनत से कद्दू को एक खूबसूरत घर का रूप तो दे दिया था, पर अपनी इस कामयाबी की आड़ में वो अपने पुराने और सच्चे मित्रों को नीचा दिखाने से बाज नहीं आ रहा था। हे भगवान, ये कैसा भयानक तूफान आ गया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे घोंसले में अकेले हैं। हवा इतनी तेज है कि उड़ना भी नामुमकिन है। ये तूफानी बारिश हमारा सब कुछ तबाह कर देगी। बाहर चाहे कितनी भी बड़ी आफत आ जाए, मुझे क्या लेना देना। मेरा कद्दू का घर एकदम वाटरप्रूफ और मजबूत है। कोई भी मेरे दरवाजे पर मदद मांगने मत आना, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। देखते ही देखते शांत रहने वाला सुंदरवन एक भयानक तूफानी चक्रवात की चपेट में आ चुका था। हर तरफ चीख पुकार मची थी, मगर कालू कौवा अपने सुरक्षित आशियाने का द्वार बंद करके निश्चिंत बैठा था। अरे बाप रे, ये अचानक क्या हो रहा है? मेरा घर इस तरह झूला क्यों झूल रहा है? ओए तेरी, बाढ़ के पानी की वजह से मेरा कद्दू तो बिना पतवार की नाव की तरह नदी में बहता ही जा रहा है। रानो बहन, चिंटू भाई, मुझे बचाओ। मैं नदी के तेज बहाव में बह रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। काश मैंने मुसीबत के समय तुम सबका उपहास न उड़ाया होता। स्वार्थ और घमंड की दीवारें अक्सर व्यक्ति को पूरी दुनिया में एकदम अकेला कर देती हैं। कालू का वो घमंडी कद्दू का घर अब एक बेकाबू नाव बनकर उसे अनजान खतरों की ओर ले जा रहा था। वाह सुल्तान भाई, इस तूफानी बारिश में जहाँ पूरे दलदल में एक चूहा भी नहीं मिल रहा था, वहाँ खुद चलकर ये ताज़ा कौवा आ पहुँचा है। आज तो हम इसका सारा जमा किया हुआ भोजन और अनाज छीन लेंगे। मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा जग्गा। बहुत दिनों बाद ऐसा आसान शिकार देखने को मिला है। चल, बिना एक पल की देरी किए इस पर झपट्टा मारते हैं और इसका ये अनोखा घर कब्जा कर लेते हैं। कालू की कद्दू के घर की लहरों वाली यात्रा तो थम रही थी, लेकिन वो अब एक ऐसी नई मुसीबत में था जहां सामने साक्षात संकट के रूप में दो खूंखार शिकारी उसका सब कुछ छीनने के लिए खड़े थे। अरे महान शिकारियों, आप मुझे जरूर पकड़िए, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। मैं इस जादुई कद्दू के महल का राजा हूँ। जो भी मुझे सबसे पहले परास्त करेगा, ये अभेद्य किला और इसका सारा गुप्त खजाना हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। जादुई कद्दू का महल? सुल्तान भाई देखो, ये घर तो सच में बहुत मजबूत है। इस आलीशान महल पर तो सिर्फ मेरा हक होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही इस कौवे को देखा था। ए जग्गा, अपनी औकात में रहे। इस पूरे दलदली इलाके का असली सुल्तान सिर्फ मैं हूँ। ताकत में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये कौवा और ये जादुई महल सिर्फ मेरा है। अरे अरे, आप दोनों वीर होकर आपस में मत झगड़िए। मेरी सलाह है कि आप दोनों में से जो भी सबसे अधिक शक्तिशाली होगा, महल उसका होगा। तो आपस में लड़कर खुद ही फैसला कर लीजिए।
संकट के समय जो अपनी घबराहट को छुपाकर बुद्धि का सही इस्तेमाल करता है वही असली बाजीगर कहलाता है। चतुर कालू ने दोनों शिकारियों के आपसी लालच को भांपकर उनके बीच फूट डाल दी थी। मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा सुल्तान। इस जादुई कद्दू के महल का मालिक सिर्फ मैं बनकर रहूंगा। ये मेरा है। तेरी ये मजाल जग्गा, मेरे सामने सिर उठाने वाले इस दलदल में सीधे खड़े नहीं रह पाते। ये महल सिर्फ मेरा है। मूर्ख शिकारी चले थे चालाक कालू कौवे को लूटने। लालच के मारे आपस में ही लड़ लड़ कर कीचड़ का हलवा बन गए। अब यहाँ से भागने का यही सबसे सही मौका है। लालच और बिना सोचे समझे किया गया क्रोध हमेशा खुद के विनाश का कारण बनते हैं। अपनी सूझबूझ और सही समय पर चली गई चाल की बदौलत कालू कौवा उस बड़े खतरे से सुरक्षित बाहर निकल आया था। हे विधाता, इस भयानक तूफान ने मेरा सब कुछ छीन लिया और आशियाना उजाड़ दिया। मेरे मासूम बच्चे इस करकराती गीली ठंड और तेज बुखार में तड़प रहे हैं। मैं इन्हें कैसे बचाऊं? रानो बहन, हिम्मत मत हारो, लेकिन इस समय पूरे जंगल में पानी भरा हुआ है और कोई भी गर्म जगह नहीं है। अगर इन्हें तुरंत गर्माहट और जड़ी बूटी की दवाई नहीं मिली तो इन बच्चों के लिए यह सर्द रात काटना मुश्किल होगा। ओए भगवान, मैं कितना बड़ा स्वार्थी और घमंडी कौवा हूँ। जब ये मुझसे मदद मांग रहे थे तब मैंने अपने अहंकार में अपना दरवाजा बंद कर लिया था। मैं अपनी इस बड़ी गलती को सुधारूंगा और इन मासूम बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। विपत्ति का समय ही किसी भी व्यक्ति के असली चरित्र और उसकी इंसानियत की परीक्षा लेता है। रानो के बच्चों की दयनीय स्थिति देखकर कालू कौवे के भीतर का सारा घमंड और स्वार्थ पल भर में पिघल गया। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर चिंटू चूहा साहब, जल्दी बाहर आइए। रानो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे तेज ठंड और वायरल बुखार की चपेट में हैं। प्लीज अपना थैला उठाइए और मेरे साथ चलिए। अरे कालू कौवे, तुम? और आधी रात को दूसरों की मदद के लिए मेरे दरवाजे पर? इस खतरनाक अंधेरी रात में कटीले रास्तों से तुम यहाँ सिर्फ दूसरों के बच्चों के लिए आए हो? डॉक्टर साहब, ये सब बातें करने का समय नहीं है। मेरे बारे में जो सोचना है बाद में सोच लेना। पहले चलकर रानू के बच्चों को बचा लीजिए, प्लीज चलिए। चलो कालू, जब तुमने दूसरों के लिए अपना स्वार्थ छोड़ दिया है तो मैं भी एक डॉक्टर होने के नाते एक माँ के आंसुओं को और नहीं बहने दे सकता। तुरंत निकलते हैं। जब नेक और सच्चे इरादे दिल में जागते हैं तो रास्ते की बड़ी से बड़ी रुकावटें भी अपने आप छोटी हो जाती हैं। कालू ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस डरावनी रात में जीवन दाता की खोज कर ली थी। मम्मा, हमें अब बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बदन का सारा दर्द गायब हो गया है। हमें बहुत तेज भूख भी लगी है। हमें दाना चाहिए मम्मा। कालू भाई, मैं तुम्हारे इस महान उपकार को कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर डॉक्टर को खोजा और अपना ये सुरक्षित कद्दू का घर भी हमारे बच्चों को दे दिया। तुम सच में बदल गए हो। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। घमंड ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। इस संकट ने मुझे सिखा दिया कि असली घर वो नहीं जिसके दरवाजे अंदर से बंद हों, बल्कि वो है जो मुसीबत में सबके लिए खुला रहे। आज से ये कद्दू का घर हम सबका है। शाबाश कालू भाई, आज तुमने हमारा दिल जीत लिया। सुंदरवन जिंदाबाद। सच्चे दिल से किए गए पछतावे से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं होता और किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद से बड़ी कोई खुशी नहीं होती। तालू की इंसानियत ने पूरे सुंदर वन को फिर से एक प्यारे परिवार में बदल दिया था। सुंदर वन के चौराहे पर रानो चिड़िया के मटका कूलर ने सबको ठंडी हरीस तो दे दी थी, लेकिन कुदरत का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। जून के महीने की झुलसाने वाली लू ने अब नया रूप ले लिया था। माँ, मटका कूलर से सामने की हवा तो बर्फीली आ रही है, लेकिन हमारे घोंसले की ये जो सूखी छत है ना, ये धूप में लोहे के तवे जैसी उबल रही है। ऊपर से इतनी उमस नीचे आ रही है कि घोंसले के अंदर खड़े होना भी मुश्किल हो गया है। इस छत का हम क्या करें माँ? तुम ठीक कह रहे हो कुकू, सिर्फ हवा ठंडी करने से काम नहीं चलेगा। जब तक हमारे आशियाने की छत और दीवारें सूरज की इस सीधी आग को नहीं रोकेंगी, तब तक सुंदरवन का कोई भी पक्षी चैन की सांस नहीं ले पाएगा।
मुझे इस तपती छत को ठंडा रखने का कोई बड़ा और पक्का देसी जुगाड़ सोचना ही होगा। एक तरफ रानो पूरे जंगल की भलाई सोच रही थी, तो दूसरी तरफ पुरानी सीख भूलकर गोरी कौवी का घमंड फिर जाग उठा। उसने शहर से सीमेंट और लोहे की चादरें मंगाकर जंगल का पहला पक्का घोंसला बनाना शुरू कर दिया। जरा देखो तो पूरे सुंदरवन के देहाती पक्षियों, तुम लोग रोज रोज मिट्टी और तिनके बटोरते थक जाओगे। मेरी गोरी ने शहर के ठेकेदार को बुलाकर इस मजबूत पेड़ पर सीमेंट का पक्का बंगला बनवाया है। अब चाहे आसमान से आग बरसे या तूफान आए, हमारा बाल भी बाका नहीं होगा। अरे ओ रानो, देख रही हो मेरा पक्का महल? तुम्हारी तरह मुझे रोज घास उखाड़ने दलदल में नहीं जाना पड़ेगा। शहर के इंजीनियर ने कहा है कि ये सीमेंट का घर कभी गर्म नहीं होता। तुम और तुम्हारे दोस्त अपनी झोपड़ी में ही गुजारा करो, हम तो इस आलीशान बंगले में राज करेंगे। गोरी बहन, सीमेंट और कंक्रीट इंसानों के शहरों के लिए ठीक है, लेकिन हमारे इस हरे भरे पेड़ पर ये भारी भरकम ढांचा सही नहीं है। कुदरत की मार जब पड़ती है तो कृत्रिम चीजें सबसे पहले धोखा देती हैं। तुम तोता ही रहोगी हरिया, अपनी सूखी चोंच बंद रखो और हमारे इस पक्के महल की चकाचौंध देखो। रानो चिड़िया ने गोरी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो तुरंत कूकू और बंटी कबूतर को लेकर गहरे जंगल की उसी नम वादी की तरफ उड़ चली, जहाँ हरी खसकी घास और विशेष जूट के बोरे प्रचुर मात्रा में मिलते थे। रानो के दिमाग में इस बार एक घोंसला नहीं, बल्कि एक थर्मल इंसुलेटेड जादुई घर बनाने का विचार था। रानो बहन, हम इतनी सारी हरी खसकी घास और ये जूट के बोरे क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? क्या हम कोई बहुत बड़ा घड़ा बनाने वाले हैं? नहीं बंटी भाई, इस बार हम बनाएंगे जादुई हरी घास का घर। घोंसले की दीवारों पर जूट के बोरों की डबल परत बनाकर बीच में ये हरी खसकी घास भर देंगे। जब इस पर पानी छिड़केंगे तो ये नमी सोख लेगी। फिर बाहर चाहे कितनी भी धूप हो, अंदर हमेशा बर्फीली ठंडक बनी रहेगी। वाह माँ, यानी बाहर चाहे 46 डिग्री तापमान हो, हमारे इस जादुई हरी घास के घर के अंदर हमेशा सावन जैसा मौसम रहेगा। रानो की टीम ने दिन रात मेहनत करके घोंसले पर हरी घास की खुशबूदार छत तैयार कर दी, जिस पर पानी छिड़कते ही वो ठंडे महल में बदल गया। अगले दिन दोपहर को जब आसमान से भयंकर हीट वेव चली, तब असली ड्रामा गोरी और कालू के उसी सीमेंट के बंगले में शुरू हुआ, जिसे वे अपना स्वर्ग समझ रहे थे। ओए होए कालू, ये क्या हो रहा है? इस सीमेंट की दीवारों को जरा छूकर देखो, ये तो जलते हुए अंगारे जैसी गर्म हो चुकी है। घोंसले के अंदर हवा पूरी तरह बंद है और ये कंक्रीट की छत तो हमारे सिर को पिघला देगी। उफ, मुजारपुराहट हो रही है। अरे बाप रे, मेरी पीठ चल गई। गोरी, शहर के इंजीनियर ने हमें धोखा दिया। सीमेंट तो धूप को अपने अंदर सोख कर रोक लेता है, और अब ये पूरा कमरा एक अवन बन चुका है। यहाँ तो 1 मिनट भी रुकना मुश्किल हो चुका है। हमारे बच्चे गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। मम्मी पापा, हमें बाहर निकालो। इस पक्के घर के अंदर बहुत ही उमस और घुटन हो रही है। हमें बहुत बेचैनी हो रही है। सीमेंट का वो पक्का घमंड अब तपता हुआ अवन बन चुका था। बेबस होकर कालू और गोरी अपने बच्चों को लेकर बाहर की तरफ भागे, लेकिन बाहर भी झुलसाने वाली गर्म लूई चल रही थी। ओह गोरी, बाहर भी आग बरस रही है और पीछे हमारा घर भट्टी बना हुआ है। इस चिलचिलाती धूप में मेरे बच्चों के पैर जल रहे हैं। हम अपने बच्चों को लेकर इस उमस में कहाँ छुपें? रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मेरा वो सीमेंट का घमंड आज मुझे ही रुला रहा है। हमारे पंख झुलस गए हैं। प्लीज हमें अपने इस हरी घास के ठंडे आशियाने में थोड़ी सी जगह दे दो बहन। मेरे बच्चे इस लू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वे बहुत बीमार हो जाएंगे। गोरी बहन, इतनी बात मत करो, पहले तुरंत अंदर आओ। कुकू, जल्दी से मटके का ठंडा पानी लाओ और आंटी के परिवार को पिलाओ। रानो के घर पर कदम रखते ही सबको बर्फीली हवा और सुकून का एहसास हुआ। ठंडा पानी पीकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। तभी उल्लू बाबा कोटर से बाहर आकर गंभीर आवाज में बोले, देखा कालू, देखा गोरी, जिस मिट्टी और घास को तुम देहाती और गंवार कह रहे थे,
आज उसी ने तुम्हारी जान बचाई है। शहर की नकल करके पेड़ों पर सीमेंट के पहाड़ खड़े करने वाले ये भूल जाते हैं कि कुदरत से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है। रानो का ये हरी घास का घर इस बात का सबूत है कि सादगी और प्राकृतिक समझदारी में ही असली सुरक्षा है। उल्लू बाबा, हमें हमारी भूल का एहसास हो गया है। पैसा और कंक्रीट कभी कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी रानो चिड़िया और जादुई हरी घास का घर कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि दिखावे के पक्के मकानों से बेहतर हमारी प्रकृति की गोद और ये देसी जुगाड़ हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको इस गर्मी में थोड़ी ठंडक दी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली अनोखी कहानी में। तब तक के लिए प्रकृति के साथ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।